कुछ पॉइंट्स को हम क्लियर कर चुके हैं और कुछ पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे। हमने अध्ययन किया शिक्षा के बारे में, जिसमें हमने जाना कि व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया शिक्षा है और व्यवहार को परिमार्जित परिष्कृत करना शिक्षा का अंतिम उद्देश्य होता है। और व्यवहार परिवर्तित तभी किया जा सकता है जब आत्म जागृति की हो सके या की जा सके। आत्म जागृति, आत्ममंथन, आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो मनोविज्ञान हमें दर्शाता है। और मनोविज्ञान के कॉन्सेप्ट को हमने जाना कि मनोविज्ञान ने अपनी काफ़ी लंबी दूरी तय की। अपने को दर्शन शास्त्र से अलग करने में उसे 20वीं सदी तक का समय लग गया और 20वीं सदी के इस पड़ाव में आते आते उसने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपनी मन मस्तिष्क का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान का स्वरूप धारण करती है अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ। मनोविज्ञान में जो अध्ययन किया जा रहा था वो पशु पक्षी और मनुष्य दोनों के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक, प्रेरक और नियंत्रकों का हम अध्ययन कर रहे थे। लेकिन जब हम शिक्षा मनोविज्ञान की बात करते हैं, जो कि मनोविज्ञान की एक शाखा है, वहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान केवल और केवल शैक्षिक परिस्थितियों का अध्ययन करेगी और शैक्षिक परिस्थितियों में किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, वह स्वीकार्य है या नहीं है, इस पर वो चर्चा करेगी। इसके लिए उसने कहा कि केवल जो अध्ययन करने वाले संस्थाएं हैं, उनमें अध्ययन करने वाले जो विद्यार्थी हैं, उन संस्थाओं के अंतर्गत जितना भी कार्य किया जाता है उस समय कैसा व्यवहार हो रहा है उसकी बात मैं कर रही हूँ और पशु पक्षी के व्यवहार का संदर्भ अभी इसके अंदर नहीं लिया जाएगा। तो कहा शिक्षा ग्रहण करते हुए कई सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वो कक्ष में घटित हो सकती है, वो कक्षा के बाहर घटित हो सकती है, वो परिसर में कहीं पे भी घटित हो सकती है, वो छात्रों के मध्य हो सकती है, छात्र शिक्षक के मध्य हो सकती है, छात्र कर्मचारियों के मध्य हो सकती है। तो ऐसी स्थिति जब उत्पन्न हो रही है तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी और समस्या यदि उत्पन्न हुई है तो उसका कारण, उसकी प्रेरणा देने वाला, उसका कंट्रोलर कौन है, इसको जानना भी आवश्यक है। इस और ध्यान आकृष्ट किया और कहा इन सब को हम जानेंगे मनोविज्ञान के नियमों से, उसके सिद्धांतों से, उसकी विधियां हैं, उसकी जो प्रविधियां हैं उनका सहयोग लेंगे और फिर इनका हम अध्ययन और समाधान निकालेंगे। अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जो मनुष्य का शैक्षिक परिस्थिति में व्यवहार उत्पन्न हो रहा है उसका विशिष्ट अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है। और इसके लिए हमने जाना कि 5वीं सदी से लेकर और 20वीं सदी तक जब शिक्षा मनोविज्ञान एक शाखा के रूप में स्थापित हुआ और आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में स्थापित हुआ, तो 5वीं सदी में जो प्लेटो हुए उन्होंने कहा कि जो बौद्धिक क्षमताएं हैं और जो अभिक्षमताएं हैं वो बालक के शैक्षिक परिस्थितियों का कारण होते हैं, उसके प्रेरक होते हैं और उसके नियंत्रक होते हैं। अगर उसने कोई अच्छी क्रिया की है तो उसकी बौद्धिक क्षमता उसको प्रेरित कर रही है उस क्रिया को करने के लिए, और उसने उस क्रिया को यदि यथावत जारी रखा तो कहीं ना कहीं उसका एप्टीट्यूड वो बन जाएगा, अभिक्षमता के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और वो अभिक्षमता उसको समाज में सबसे अलग हटकर उसकी अलग पहचान उसको दिला देती है। साथ ही साथ जब हम आगे बढ़े तो उस आगे बढ़ने के दौर में अरस्तु हमारे पास आ गए और अरस्तु ने जो बात यहाँ पे कही कि हमारा जो भी कार्य है वो फैकल्टी ऑफ माइंड के रूप में हम कार्य कर रहे हैं, अर्थात हमारा जो मन है, जो हमारी चेतना है, जो हमारी बुद्धि है, उसमें कई सारे संकाय बने हुए हैं और जब जिस संकाय की हमें आवश्यकता होगी
उस संकाय को हम उस कार्य के क्षेत्र में एक्टिव कर देते हैं। जैसे आज आपको 4 ग्रुप 5 ग्रुप बना दिए गए और आपको कहा गया कि 7 दिवसीय जो एक्टिविटी होनी है, आप प्रत्येक ग्रुप को उसमें हर एक्टिविटी में प्रतिभाग करना है। तो अब आप 5 कॉम्पिटिटर हो गए। आप सोचिए कि आप किस तरीके से अपने को व्यवस्थित करेंगे, जबकि आपको लगता है कि दूसरे के समूह में बहुत हुनरमंद हैं, हमारे समूह में कोई हुनरमंद नहीं है। तो अब आपको अपनी मस्तिष्क की उस अभिक्षमता का प्रयोग करना है जो आपको दूसरे से अलग करती है। आपको अपने मस्तिष्क की उस क्षमता का भी प्रयोग करना है जो सब में तो है लेकिन आप में विशिष्ट है। आपको अपने मस्तिष्क की उस शक्ति का इस तरीके से प्रदर्शन करना है जिसमें सारे व्यवस्थित हो जाएं। तो आपको अपने मस्तिष्क के उस संकाय को डेवलप करना होगा, अर्थात दबी हुई उस शक्ति को जागृत करना होगा जो कि आपको आपके उस क्रिया में आपका 100% प्रदर्शन दिखा सके। तो उन्होंने कहा जब भी कोई समस्या उत्पन्न होती है, उसका कोई कारण होता है, उसका कोई प्रेरक होता है, तो कहीं ना कहीं वो संकाय उसके समाधान के लिए तत्पर हो जाएगा और सक्रियशील हो जाएगा। अब सब में अपनी अपनी भिन्न भिन्न क्षमताएं हैं, लेकिन सबको कार्य एक ही दिया गया है और उस कार्य में हर किसी को प्रतिभाग करना है। अगर 7 एक्टिविटी हैं तो प्रत्येक ग्रुप को 7 एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करनी है। फिर उसका स्वरूप क्या होगा, ये आप अपने मस्तिष्क की जो विमाएँ हैं उनसे आप सुनिश्चित करेंगे कि किसको क्या दायित्व दिया जाना चाहिए, किस में कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सा पक्ष हम प्रदर्शित कर सकते हैं। इस तरीके से आप विचार विमर्श करेंगे। तो आगे चल के रूसो आए, उन्होंने एमिल नामक पुस्तक लिखी और उसमें वर्णन किया कि व्यक्ति अपने नेचर के अकॉर्डिंग सीखता है और नेचर के विपरीत जब जा रहा होता है वो तो उसको नेचर स्वयं दंडित कर देता है और वो जो विरुद्ध जा रहा था वो सद जाता है और राइट डायरेक्शन में आ जाता है। तो हमें जो व्यवहार है उसे किस तरीके से साधना है इसकी चर्चा उन्होंने की। डेमोक्रेटिस आए, उन्होंने कहा जो हमारा व्यवहार है उसमें हमारे परिवार के वातावरण का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और परिवार के पड़ने वाले प्रभाव से हम समाज में प्रदर्शित होते हैं और यदि वो प्रभाव अच्छा हुआ तो समाज हमें अच्छा कहेगा और प्रभाव अच्छा नहीं हुआ तो समाज हमारे परिवार को, हमारे जनकों को दोषारोपण करना प्रारंभ कर देगा, क्योंकि समाज को वो व्यवहार, आपकी प्रतिक्रिया, आपका जो क्रिया है वो पसंद नहीं आ रही हो क्योंकि समाज के अनुकूल नहीं है। और अगर ऐसी स्थिति देखी जाती है तो कहीं ना कहीं समाज दोषारोपण करना प्रारंभ कर देता है। तो हमें समाज के अनुकूल अपने व्यवहार को व्यवस्थित करना है। इसी स्थिति में उन्होंने कहा कि जो परिवेश है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है विकास के लिए। हमें कैसा परिवेश मिला हुआ है, अगर आप देखेंगे तो जो स्लम एरिया में रहने वाले बच्चे हैं, झुग्गी झोपड़ियों में निवास करते हैं, उनके पास अगर आप स्टडी करके देखो तो कई सारे परिवार ऐसे होंगे जिसमें बहुत ज़्यादा डायनेमिक पर्सनैलिटी के बच्चे रहते हैं, लेकिन उनकी उस प्रतिभा को पंख देने वाला उनको कोई मिला ही नहीं। पंख देने वाला कोई व्यक्तित्व उनके संपर्क में आया ही नहीं, वो ऐसा वातावरण जो उनको दे सके, इसीलिए वो हुनर वहीं दबा रह जाता है। आपने यात्रा करते हुए कई बार बस में देखा होगा कि कोई गाने वाले आ जाते हैं, कोई हंसाने वाले आ जाते हैं, उनके अंदर भी प्रतिभा है लेकिन उनको कोई वैसा इन्वायरमेंट देने वाला मिला ही नहीं, इसीलिए क्षमता नहीं मिली, वो भी क्षमता में कन्वर्ट नहीं हो पाई। क्योंकि गाने वाले के लिए म्यूजिशियन का होना आवश्यक है। कोई कई अच्छा वाद्य यंत्रों को बजा देते हैं
लेकिन उसका क्या स्वरूप होना चाहिए वो केवल वही कैच कर सकता है जो उस वातावरण का उसके लिए निर्माण कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में वातावरण हमें बहुत उपयोगी होता है हमारे विकास के लिए। और यदि हमें सही वातावरण नहीं मिल रहा है, उपयुक्त वातावरण में हम पल्लवित पुष्पित नहीं हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारा जो विकास है वो बाधित हो जाएगा। और जब विकास बाधित होगा तो भावी जीवन की सारी प्रक्रियाएं बाधित हो जाएंगी। इसीलिए कुछ लोग पढ़ लिख कर ऊंची ऊंची पोस्ट पर पहुंच जाते हैं और कुछ लोग उन्हीं के साथ जो पढ़ते थे, वातावरण न होने के कारण वो मजदूरी कर रहे होंगे, वो कहीं बोझा उठा रहे होंगे, वो कहीं हो सकता है होटल में काम कर रहे हों। अलग अलग तरीके का नेचर, क्योंकि एक वातावरण और मिली हुई शिक्षा, इन दोनों ने उन दोनों की परिस्थितियों को परिवर्तित कर दिया। एक को अच्छा वातावरण मिला, शिक्षा भी अच्छी मिली, तो वो अच्छी जगह पहुंच गया। दूसरे को ना वातावरण अच्छा मिला, ना शिक्षा वो ग्रहण कर पाया, तो स्थिति डगमगा गई। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, शिक्षा मनोविज्ञान बताता है कि जब कोई समस्या आती है तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए एज अ टीचर। और अगर आप वास्तविक रूप से अध्यापक बनना चाहते हैं तो ये समझिए आपके कंधों पर बहुत जिम्मेदारी है अपने बच्चों के भविष्य की। और आपको उनके भविष्य से कभी भी खिलवाड़ नहीं करना है, अपितु जितना अधिक से अधिक हो सके उनके विकास में आपको सहायक बनना है, ताकि वो अपने जो उड़ान है, आकाश को छूने की उड़ान, उसको वो पूरित कर सकें। आप केवल सपने दिखाना नहीं उनको करते हैं, बल्कि आप उन सपनों को पूर्ण कैसा करना है वो मार्ग भी उनको दिखाते हैं। तो किसी को सपना ही नहीं दिखाना है, बल्कि सपने को पूर्ण करने का तरीका भी प्रदान करना है। स्क्रीन दिखने लगी आप सभी को? यस मैम। जी मैम। 5वीं सदी में जब इन तीनों लोगों के विचार आए तो जॉन लॉक एक साइकोलॉजिस्ट हुए। इन्होंने कहा कि जो मस्तिष्क की जो फैकल्टी होती है वो वास्तविक नहीं होती, बल्कि जो भी क्रिया हमारे द्वारा संपन्न की जाती हैं वे सारी क्रियाएं आपस में कहीं ना कहीं कोरिलेटेड होती हैं। अब अरस्तु कह रहे थे कि भाई जो माइंड है उसकी एक फैकल्टी है, और जब हमें जो क्रिया करनी होती है हम उस फैकल्टी को डेवलप कर लेते हैं। लेकिन जॉन लॉक ने उनकी इस विचारधारा को नकार दिया और नकारते हुए कहा कि ऐसा नहीं है, बल्कि मैं द फैकल्टी ऑफ माइंड की जगह में मैं एक्सेप्ट करता हूँ थ्योरी ऑफ फॉर्मल डिसिप्लिन ऑफ एजुकेशन को। अर्थात वो कह रहे हैं कि जब हम किसी भी चीज़ में कार्य करते हैं तो उस कार्य का संबंध दूसरे कार्य से अपने आप ही स्वाभाविक हो जाता है। अगर आपने संस्कृत पढ़ा हुआ है तो स्वाभाविक है आप संस्कृत को हिंदी से आसानी से कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपने व्याकरण पढ़ा हुआ है तो स्वाभाविक है कि आप व्याकरण के आधार पर जो साहित्यिक रचना है, जो त्रुटि है, वाक्य की संरचना है, उससे आसानी से कनेक्ट कर सकते हो। यदि आपने इतिहास पढ़ा हुआ है तो आप नागरिक शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान से आसानी से कनेक्ट हो सकते हो। इनका कहने का तात्पर्य ये था कि हमारे सामने जब कोई समस्या आती है तो हम उस समस्या से संबंधित ऐसी चीज़ों को ढूंढना शुरू कर देते हैं जो पहले हमारे साथ घटित हुई है, उस समय हमने क्या रिस्पॉन्स दिया था, क्या किया था, उस चीज़ के आधार पर हम दोनों में संयोजन करना शुरू कर देते हैं। तो जब सब्जेक्ट सिलेक्शन की बारी आती है तो आप सदैव यही देखते हैं कि भाई मैं इसमें इस सब्जेक्ट के साथ कौन सा विषय आसानी से समझ जाऊंगा, और ये लगभग इसमें मुझे ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है।
जो विज्ञान पढ़ते हैं तो विज्ञान के साथ में गणित आसानी से पढ़ाई जा सकती है और पढ़ी जा सकती है। जो भूगोल पढ़ेंगे उनको भूगोल में जो मेज़रमेंट है, जो ग्राफ्स है, वो चीज़ें आती हैं। वही चीज़ अर्थशास्त्र में भी आती है, तो वो उस सब्जेक्ट को उसके साथ मैच करेगा। जो इतिहास पढ़ेगा तो इतिहास में जो सन है, जो गाथाएं हैं, जो अच्छाई है, जो बुराई है, उसकी चर्चा हो रही है। सेम वैसी ही चीज़ नागरिक शास्त्र और राजनीतिक शास्त्र में भी होता है। तो हम उनको सिमिलर ढूंढ रहे हैं, उसमें क्या सिमिलरिटी थी और उस सिमिलरिटी को देखते हुए हम उससे कनेक्शन जोड़ रहे हैं। जैसे कल आपने भाषण सुना, तो भाषण में जो हम दृष्टांत दे रहे थे, जो हम श्लोक कह रहे थे, जो हम उसमें कोई घटना कह रहे थे, तो हम उस कथन को सिद्ध करने के लिए ऐसी चीज़ को ढूंढ रहे थे जो उसको स्पष्ट करने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहित कर सकती है। तो यहाँ उदाहरण में इन्होंने कहा कि केवल एक संकाय कार्य नहीं करता है, बल्कि हमारा जो ऑल ओवर नॉलेज है, उस नॉलेज में जहाँ भी ऐसी ही समस्या उत्पन्न हुई होगी, हम उससे अपने आप को कनेक्ट कर देते हैं और उस समय उस सिचुएशन से निकलने के लिए हमने क्या किया था, कैसे समाधित किया था, उसका हम उस ट्रिक का प्रयोग करते हैं। तो जितना भी अगर हम बात करें कि हम बात कर रहे हैं गणित की, हम बात कर रहे हैं भाषा की, तो हम ऐसी चीज़ों की तरफ जाएंगे। अगर हम भाषा की बात करेंगे तो हम भाषा में संस्कृत भाषा की बात कर रहे हैं, तो संस्कृत बोलने वाले व्यक्ति को हिंदी आसानी से सिखाई जा सकती है और हिंदी बोलने वाले व्यक्ति को संस्कृत आसानी से सिखाई जा सकती है। सही है या गलत है? सही है मैम। और जो मान लीजिए अंग्रेजी बोलना जानता है और उसको हम संस्कृत सिखाना चाहते हैं, तो आसान है क्या? अंग्रेजी बोलना वो बहुत अच्छे से जानते हैं और अब हम उसे संस्कृत सिखाना चाहते हैं। आसान होगा? नहीं, असंभव तो नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि हम बिल्कुल नहीं सिखा सकते, असंभव तो नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं होगा। सोचिए, जो हमारे प्रवासी भारतीय होते हैं उन्हें हिंदी बोलने में ही क्या होने लगती है, डिफ़िकल्टी होने लगती है। तो हम उनके लिए, अगर संस्कृत को तो लोग इतना क्लिष्ट समझते हैं, तो वो समझना तो उसके लिए और भी ज़्यादा महाभारत हो जाएगी। वो कैसे उसको समझेगा? तो वहाँ डिफ़िकल्टी उत्पन्न होगी। लेकिन जब हम प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो हम, ऐसा नहीं है कि असंभव है। असंभव कुछ भी नहीं है दुनिया में। अगर हम किसी चीज़ के पीछे लगे रहते हैं, प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें हमें 100% सफलता ना मिले, तो ऐसा भी नहीं है कि 1% भी सफलता नहीं मिली, कुछ तो आएगा हमको। आप सोचिए, आपको अंग्रेजी में डिफ़िकल्टी होती है, आपने अंग्रेजी को रुचिपूर्ण तरीके से नहीं पढ़ा, लेकिन क्या आप अंग्रेजी के किसी भी शब्दावली का प्रयोग नहीं करते हैं क्या? करते हैं। वो स्वाभाविक है, चूंकि वो सामान्य जनजीवन का हिस्सा बन चुकी है और हम अपनी शब्दावली में उसका प्रयोग कर लेते हैं। तो कैसे कर पा रहे? चूंकि वो सामान्य जनजीवन में कहीं ना कहीं रोज हमसे टकरा जा रही है, इसीलिए वो हमारी शब्दावली का पार्ट बन गई है और अब हमारी भाषा में वो अपने आप सम्मिलित हो जा रही है। तो जब हम किसी कार्य को करते हैं, तो उस कार्य को करने से पहले हम ऐसा ढूंढते हैं कि भाई हम इसमें पहले से ही प्रशिक्षित हो रखे हैं। जब आप बच्चे को बचपन में वर्ण सिखाएंगे, तभी आप छठवीं में जाके उसे वाक्य निर्माण करना सिखा सकते हैं। वो कनेक्शन जोड़ेगा कि मैंने वहाँ तक पिछली कक्षा में वर्ण पढ़ लिया था, अब इससे आगे मुझे गुरुजी लेकर चल रहे हैं, तो वर्ण से मैंने अक्षरों की उत्पत्ति की और अक्षर अक्षर को मिलाकर अब वाक्य का निर्माण हम करेंगे। और जब वो वाक्य निर्माण करना शुरू कर देगा, तो तब आप उसे बताओगे कि इस वाक्य में कौन सी धातु लगी है, कौन सा कारक कार्य कर रहा है, कौन सी विभक्ति इसमें लगी हुई है, ये उपसर्ग है या प्रत्यय है।
तभी बता पाएंगे ना हम इसको। कि शुरुआत में ही बता देंगे? जी मैम। क्या करेंगे, शुरुआत में बताएंगे या तब बताएंगे? बताओ सब। मैम शुरुआत में बताएंगे। शुरुआत में बताएंगे? जब हम उसे उस विषय को पढ़ाएंगे तो पहले हमें उसे उस विषय की जो उस विषय की जो नींव है, जैसे एक दीवार होती है सब, ऐसे ही हम ऊपर नहीं पहुंच जाते हैं। पहले हमें उसकी नींव से शुरू करना होता है, उसके बाद हम धीरे धीरे करके तब जाकर कहीं जैसे खिड़की तक पहुंचेंगे, फिर ऊपर। तो उसी प्रकार से पहले हमें उसका जो उस विषय पर सामान्य ज्ञान है, उसके बारे में उसे बताना पड़ेगा, और उसके बाद आगे की प्रक्रिया तो व्याकरण करनी की पड़ेगी। नींव क्या है? व्याकरण आप जी सिखा रहे हैं, उसकी नींव क्या है? मैम, पहले उसे उस विषय के बारे में सामान्य ज्ञान प्रदान करना। व्याकरण आप सिखा रहे हैं तो सामान्य ज्ञान क्या है, मैं वही तो जानना चाह रही हूँ आपसे। व्याकरण सबसे पहले लघु सिद्धांत जो सामान्य है, पहले सबसे उसे लघु पहले सिद्धांत लघु सिद्धांत है। सीधे ही आप कह देंगे कि लघु सिद्धांत कौमुदी नाम की एक किताब है, सीधे ही आप जो 3 साल का बच्चा उसको ये बोलोगे आप? सबसे पहले मैम वही हमारे जो माहेश्वर 14 सूत्र है उनका ज्ञान कराना, फिर संज्ञा प्रकरण से धीरे धीरे शुरुआत करना है ऐसे। ये बेसिक है। अच्छा, तो वहाँ आप उसे बोलोगे कि माहेश्वरी सूत्र ये हैं। जी मैम, पहले हम उसे परिचित कराएंगे माहेश्वर सूत्रों से कि ये माहेश्वर सूत्र है, इनसे ही व्याकरण की संरचना की गई है। तो सबसे पहले आप इनको पढ़ें, याद करें, फिर उसके बाद उनका प्रयोग कैसे किया जाएगा, फिर धीरे धीरे करके मैम उसको क्लिष्टता आसान से क्लिष्टता की ओर ले जाएंगे। राज, आपने ट्रेडिशनल पढ़ाई की है या मॉडर्न पढ़ाई की है? किस स्ट्रीम से पढ़े आप? मैम मैं संस्कृत विद्यालय से पढ़ा हूँ। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, आप जब 3 वर्ष के थे, आपको भाषा की जानकारी दी जा रही थी, तो क्या आपने उस समय अध्ययन किया था? सर्वप्रथम मैम मेरे को तो थोड़े थोड़े मैम शब्द सिखाए जा रहे थे, ताकि मेरा जो शब्दकोश है वो थोड़ा सा विस्तृत हो। ठीक है, आपने कहा क्या सिखाए जा रहे थे? शब्द सिखाए जा रहे थे। तो अब यहाँ पे कहीं ऐसा आया कि उन्होंने कहा कि ये 14 माहेश्वरी सूत्र हैं, ये सिद्धांत कौमुदी है, कोई पाणिनि नामक व्यक्ति है, ऐसा कुछ कहा किसी ने आपको उस समय? नहीं मैम, लेकिन उस चीज को शुद्ध करने के लिए मैम मतलब ये पढ़ना आवश्यक है। मतलब उसे व्यवहार में लाना, उसका उपयोग करना एक अलग चीज है, लेकिन उसका शुद्धिकरण से उसका उपयोग करने के लिए मैम को लघु सिद्धांत इत्यादि को पढ़ना। तो प्रश्न की प्रकृति को समझो। कराया जाएगा। प्रश्न क्या मैम पूछा जा वर्णमाला रहा से है? प्रारंभ होता है। उत्कंठा का होना अच्छा है, लेकिन प्रश्न क्या पूछा जा रहा है उसको समझो। मैंने यहाँ आपको एक लिमिटेशन दे दी, 3 ईयर ओल्ड एज का बच्चा है। 3 साल के बच्चे का जो आउटलुक होता है वो क्या होता है? वो ये सुनेगा तुम्हारा सिद्धांत कौमुदी क्या है, पाणिनि कौन था, 14 माहेश्वरी सूत्र क्या है। सबसे पहले वर्ण अक्षरों का ज्ञान कराया जाएगा। कक्षा 6 से लेकर 8 तक की बात कर रहे हैं आप, और मैं आपको कह रही हूँ 3 साल के बच्चे को आप क्या करवाओगे? व्याकरण पढ़ा रहे हो, वो अच्छा व्याकरण समझ सके, तो 3 साल के बच्चे को बोलोगे बेटा ये देखिए लघु सिद्धांत कौमुदी है, तेरे सामने रख ली है, अब तुझे अच्छे से समझनी है, मैं रोज तुझे समझाऊंगा। उसको पहले वर्ण और अक्षरों का ज्ञान दिलाएंगे मैडम। तो क्वेश्चन तो समझो पहले कि हम रिस्पॉन्स क्या कर रहे हैं। व्यंजन पढ़ाऊंगा। मैम सबसे पहले उसके आसपास हम संस्कृत में वार्ता करेंगे, और उससे जो छोटी छोटी बातें हैं तो उसमें संस्कृति में बोलेंगे, तो उससे शायद वो सीख जाए, क्योंकि भाषा अर्जित की जाती है मैम। तो उसके आसपास जितना संस्कृत का माहौल बनाया जाएगा उतना उसके धीरे धीरे उसको समझ में आने लगेगा, तो वो खुद भी बोलने लग जाएगा। तो वो बोलना सीख गया। आपने कहा कि उसको हमने मातृभाषा के रूप में संस्कृत दी है ना,
मातृभाषा हमारी संस्कृत हो गई। अब मैंने कहा वो बोलना तो जानता है, अब उसे सिखाना है, बताना है कि भाई ये भाषा का जो व्याकरण का स्वरूप है क्या है, कैसा है। केवल वो बोलना जान रहा है, अभी ना वो पढ़ पा रहा है ना लिख पा रहा है। आपको 4 कौशलों पे काम करना है, लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना। तो वो बोल तो पा रहा है क्योंकि उसे वातावरण मिल गया घर में। अब उसे आपको लिखना और उसको, क्योंकि सुनना और बोलना वो दोनों कर चुका है, अब लिखना और पढ़ना सिखाना है आपको। और वही उसकी मूल नींव होगी कि वो ये तो बोल लेगा, लेकिन जब उसको लिखने के लिए कहा जाएगा, भारत में निरक्षर को साक्षर बनाने का एक मिशन चला था। अगर आपने कभी देखा हो बचपन में अपने गांव में इर्द गिर्द जितने भी अनपढ़ लोग थे उनको हम शिक्षित तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए काफ़ी लंबी प्रक्रिया आपकी है कि आपको कक्षा 1 से लेकर 12 तक पढ़ना होगा, लेकिन साक्षर कर सकते हैं। साक्षर मतलब अक्षरों को पहचानना। तो क्या उनको साक्षर करने के लिए सरकार ने ये किया कि भाई आप लघु सिद्धांत कौमुदी को पकड़ो, आप इसको करो उसको करो? अक्षर का बोध करवाना था उन्हें, नहीं किया ना उन्होंने ऐसा। तो वैसे ही जो छोटा सा बच्चा है, आपने उसको वातावरण दे दिया, वेरी गुड, चूँकि आप उसको संस्कृतज्ञ बनाना चाहते हो। तो आपने उससे सुनना और बोलना तो सिखा दिया, लेकिन अब आप उसे लिखना और पढ़ना दोनों सिखाना चाहते हैं ताकि वो समझ सके क्या क्लिष्टता है क्या नहीं। और मैंने आपको आयु दी है 3 वर्ष की, चूँकि आप उसको प्री स्कूल में भेजेंगे, उस प्री स्कूल में जाकर वो सीखेगा। तो उस प्री स्कूल में जितने भी अभी बच्चे हमारे उत्कंठित होकर जवाब दे रहे थे, कम से कम अंडरस्टैंड करने का कार्य आपको करना होगा। ये विषय पढ़ाने का औचित्य ही यही है कि जब आपको एक एज लिमिट दे दी जाती है, आपको डायरेक्ट उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में जाना है। और मैं आपको कितने दिन पहले कह चुकी हूँ कि शैशवावस्था का अध्ययन करना शुरू कर दो, बाल्यावस्था का अध्ययन करना शुरू कर दो, किशोरावस्था का अध्ययन करना शुरू कर दो। अध्ययन नहीं करोगे तो इसी तरीके से गलत तरीके से रिस्पॉन्स करोगे। कोई कह रहा है माहेश्वरी सूत्र बताऊंगा, कोई कह रहा है कि मैं सिद्धांत कौमुदी दिखाऊंगा, कोई कह रहा है स्वर व्यंजन पढ़ाऊंगा। एज लिमिट क्या कह रही है, उसकी क्या डिमांड है, उस समय कैसे उसको नॉलेज प्रोवाइड किया जा सकता है। तो आपके बड़े ग्रंथ का इसके लिए कोई महत्व नहीं है। वो आप उसके हाथ में किताब दे दो, वो फाड़ देगा आपकी उस किताब को। आपके लिए वो हीरे के समान महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन उसके लिए अभी वो केवल कागज है, और वो कागज खेलने के उपयोगी है, जिसमें वो हाथ लगा रहा है तो बहुत आसानी से पन्ना फट जा रहा है, इतना ही उसका औचित्य है। वो सामान्य शब्दावली बोल पा रहा है, चूँकि आप सामान्यतः प्रयोग में लेकर आते हैं घर घर में। लेकिन अब आप उसे उस क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उस क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए जब भी व्याकरण की हम शुरुआत करेंगे, ये बड़े बड़े ग्रंथों की जानकारी तब दी जाती है जब बच्चा उसको समझने के लायक हो जाता है। आप 6 से लेकर 8वीं तक भी बच्चे को ये नहीं कह सकते हैं कि सिद्धांत कौमुदी नामक एक बहुत अच्छी किताब है और उससे आप एक अच्छे व्याकरणिस्ट बन सकते हैं। ये नॉलेज दिया जाता है 11th एंड 12th में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, जब उसके महत्व को समझ सकते हैं। अभी आप इनको भी जब बताएंगे तो बताएंगे कि एक समय की बात है, पाणिनि नामक एक ऋषि हुआ करते थे, और पाणिनि नामक ऋषि इसी तरीके से जैसे आप खिलौने आपके होते होंगे, आप यहाँ से जाके साइकिलिंग करते होंगे, मित्रों के साथ खेलते होंगे, तो उनके हाथ में भी एक खिलौना था डमरू, और उस डमरू को बजा रहे थे। तो कैसी आवाज़ आती है डमरू से? तो आपने जैसे ही ये प्रश्न किया, जिसने उसको सुना हुआ होगा वो आपको बताएगा डम डम घम घम। तो आपने कहा ऐसे ही जब आप डमरू बजा रहे हैं, आप उनको प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे, उनको कहेंगे आप घर जाकर डमरू की नाद, यानी कि उसको जिसके पास है उसको सुनेंगे, नहीं है तो देखिए, खरीद कर देखिए और उसको बजा कर देखिए। छोटे आपके इर्द गिर्द छोटे शिशु होंगे, उनके पास होगा, और आपको उसको थोड़ी देर तक गंभीरता से सुनते रहना है, फिर मुझे बताइएगा कैसी ध्वनि आती है। वो दूसरे दिन आकर आपको स्कूल में नहीं उनके पास डमरू है, तो एज अ टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब यहाँ पर बनती है कि आप कक्ष में एक छोटा सा डमरू लेकर जाएं और प्रत्येक को उसकी ध्वनि
का आभास करवाएं कि पहला जब मैंने डमरू बजाया तो उसमें कैसी नाद हुई, और जब मैं इसको कंटिन्यूअसली बजा रहा हूँ और आपको मैंने कहा आंखें बंद करेंगे सबके सब बच्चे अपनी, और मैं 5 मिनट तक डमरू को कंटिन्यूअसली बजा रहा हूँ, आपको साइलेंटली केवल अटेंशन करना है इस नाद के प्रति। तो अब आप उनसे पूछेंगे तो किसी को कुछ सुनाई दे रहा होगा, किसी को कुछ सुनाई दे रहा होगा, किसी को कुछ सुनाई देगा, अर्थात उसने उस ध्वनि को कैसे अपने मस्तिष्क में स्टोर किया। आप प्रैक्टिकल नॉलेज उनको दे रहे हो यहाँ पे। और जब उसने उस ध्वनि को स्टोर किया तो अब वो जो जो शब्द बोलेंगे उन शब्दों को आप लिखते जाएंगे, क्योंकि उसी में हो सकता है आ रहा हो, उसी में झ आ रहा हो, उसी में या आ रहा हो, किसी को अलग अलग ध्वनि लगेगी। जब आप उन्हीं के कहे हुए शब्दों को श्यामपट्ट में लिखेंगे, अब वहाँ से आप प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे कि ऐसे ही डमरू के नाद से कोई ऋषि हुए थे, महान ऋषि। अगर चित्र ले गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, ताकि वो जान सकें कि वो महान ऋषि कौन थे, पाणिनि जी। ऐसे ही इन्होंने क्या किया, एक साधारण से डमरू जो बजता है उससे निकलने वाली ध्वनि से आपके वर्णों की रचना की, और उसी वर्ण को आपने बचपन में पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, जब आप अक्षर की आकृति बनाना सीख रहे थे, यानी लिखना सीख रहे थे। 6वीं में आते आते उसे लिखने का आभास हो जाता है, और यहाँ से आप उसे सामान्य जानकारी लेकर कि उसी अक्षर से जब मैंने 2 अक्षर मिला दिए तो इन 2 अक्षरों से मिलाकर आज बन गया। तो ये 2 वर्ण मिलकर अक्षर का निर्माण करते हैं। और जब मैं आज के बाद फिर से किसी अक्षर को आगे लिखूंगा, आज का काम, तो मैंने एक वाक्य यहाँ पे बना दिया, इसको वाक्य रचना कहते हैं। और वाक्य जब हम बोलते हैं तो वो बोलने वाली चीज़ या तो हम लिखकर प्रदर्शित कर सकते हैं या बोलकर प्रदर्शित करते हैं, तो शाब्दिक अशाब्दिक तरीके से आपके पास वो वाक्य आता है। अब वो वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है, इसके लिए हम चलेंगे संज्ञा, उपसर्ग, प्रत्यय, सर्वनाम, कारक, कर्ता के अंदर। और वहाँ आपने केवल इतनी ही कहानी सुना कि पाणिनि नामक कोई विद्वान थे, उन्होंने ये सारी चीज़ें की, ये सारा कार्य किया। जब आप उस लेवल पे पहुँच जाएंगे कि बच्चा आप अंडरस्टैंड करने लगा है, किताबों के नाम ध्यान में रखने लगा है, तब उसे इस गूढ़ ज्ञान को आप उसे प्रदान करेंगे। ऐसे नहीं कि हमारे पास, हम संस्कृत के और हमारे पास भरा पड़ा है, तो मैं बिना आयु स्तर का ध्यान रखे हुए कक्षा 3 वाले बच्चे को बोलूँगा रट राम, सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, रट नाम। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? यस मैम। यस मैम, आ रही मैम। तो जब प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्न को समझने का प्रयत्न करना है। आप जिस आयु स्तर में हैं वहाँ बिना मैच्योरिटी के आंसर नहीं दिया जाता है कि भाई कुछ भी मैं बोल दूँ। आपने स्वयं व्याकरण पढ़ा तो आपको स्वयं को, जब मैं आयु की बात करूँ तो खुद को 3 साल के आयु के बच्चे के समान रखो। मैं 3 साल का था, क्या मैंने किसी से सुन लिया था? मैंने कब जाकर सिद्धांत कौमुदी का नाम सुना? मैंने कब जाकर 14 माहेश्वरी के बारे में सुना? कब मुझे बताया गया? कब मैंने याद किया उसको? खुद को रखो उस आयु में। और जब तक आप खुद को नहीं रखोगे, मैं बार बार कह रही हूँ, आत्म ज्ञान, आत्म प्रज्ञा का आप जागरण नहीं करेंगे, आत्म प्रत्यास्मरण नहीं करेंगे, आप रिस्पॉन्स सही से नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को जीने के लिए, उसे फील करने के लिए उस स्थिति में स्वयं को रखना होता है, तब जाकर उसका हम सही से रिस्पॉन्स करना दे सकते हैं या सीख सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कहा अगर बच्चे ने 3 साल में ये सीखना शुरू कर दिया कि उसको सिखाया गया कि भाई रेखाएं खींचो, पहले इतना ही सिखाया जाता है 3 साल के बच्चे को, ये रेखा, ये तिरछी रेखा, ये ऊपर जाती हुई रेखा, ये नीचे जाती हुई रेखा, आप उसको ये सिखा रहे हैं। और जब आप वाक्य के निर्माण में कह रहे हो तो आप कह रहे हो हमें सीधी रेखा की आवश्यकता है।
तो आपने अब उसे अक्षर बनाना सिखाना है, तो सीधे ही उसको रेखा नहीं सिखा देंगे हम। जो मैंने अभी ये बनाया, ये सीधे ही बच्चा नहीं सीख पाएगा उस आयु स्तर का। उस आयु स्तर के बच्चे को सिखाने के लिए हम उसके लिए इस तरीके से डॉट 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 बनाते हैं या नहीं बनाते? जी। कि इस डॉट को आप क्या कीजिए, मिलाइए। इस तरीके से उसने मिलाया। तो पूरी कॉपी में यदि आप अपने आसपास के बच्चों के नोटबुक को चेक करते हो तो इंग्लिश की कॉपी अलग, हिंदी की कॉपी अलग, गणित की कॉपी अलग, इस तरीके से उत्तर पुस्तिकाएं आती हैं। तो आप उसे सिखा रहे होंगे तो उसमें पहले स्ट्रक्चर जब वो शुरू करेगा कक्षा में अध्ययन, तो इस तरीके से पूरी कॉपी में लाइन लाइन से गोले बने हुए होंगे और उसको आप कहेंगे तुम्हारा होमवर्क यही है, इसको 2 पेजों तक ऐसे ऐसे हर पेज में लिख कर इस तरीके से गोलों को मिलाते जाओ। तो इससे वो सीधी रेखा खींचना सीख गया। अब जैसे ही वो इसको सीखेगा तो हम कंप्लीट बनाना उसको नहीं सिखाएंगे एक ही बार में, वो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है उस आयु एज के लिए। तो हम उसे सिखाएंगे कि किस तरीके से संरचना निर्माण की जाती है, उसको केवल इतना ही सिखाएंगे। ये अब वो इसको मिलाएगा ऐसे कर करके वो हर उसमें इस तरीके से आकृति को मिलाना शुरू करेगा। जब उसे ये स्पष्ट हो जाएगा तो अब हम उसे नीचे की आकृति बताएंगे, भाई इस तरीके से आप इसको भी मिलाओ। नेक्स्ट कार्य उसका यही होगा। जब वो इतना सीख जाएगा इनको कर करके, तब हम उसे सिखाएंगे रेखा, इस तरीके की बिंदु 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 में रेखा। जब वो इतना सीख जाएगा तो अब सीधी रेखा इस तरीके से, और जब वो ये सारा कर लेगा तो अब हम उसे सिखाएंगे ये सीधी रेखा। अब ये रेखा रखना सीख जाएगा। तो कितना अधिक मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। ये अक्षर ही अपने आप में बहुत बड़ा है, बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत कठिन है, बहुत क्लिष्ट है। कितने दिन उसको सिखाने में और इसको रिपीट करवाने में उसको लग जाते हैं। तो आपने तो पूरा जो हमने स्क्रीन पे लिखा हुआ है इतना लिखवा पाना 3 साल के बच्चे से पॉसिबल नहीं है। उसके लिए तो रेखा ही बहुत डिफ़िकल्ट है कि सीधी रेखा कैसी खींची जाएगी। अभी उसे पेन पेंसिल पकड़नी ही नहीं आ रही है। आ रही है बात समझ में? जी। तो जो आसपास घटित होता है कम से कम उसका अवलोकन कीजिए ताकि हम समझ पाएँ कि हमने इतनी लंबी दूरी कैसे पार की है। अपने आयु स्तर को मत मेजर कीजिए कि आज मुझे बहुत अच्छी व्याकरण आती है, लघु सिद्धांत कौमुदी का मुझे बहुत अच्छा ज्ञान है, 14 माहेश्वरी का मुझे बहुत अच्छा ज्ञान है, तो मैं वर्णों के बारे में, स्वर और व्यंजन का मुझे ज्ञान है, संधियों का ज्ञान है, समास का ज्ञान है। आपने वहाँ तक जाते जाते कितनी डिफ़िकल्टी फेस की, तब जाके वो आपको आया है। और किसी को वैसी डिफ़िकल्टी फेस कर उतनी दूरी तय करनी है तो उसको कैसे हम पार कराएंगे? तो अपनी जीवन में आई हुई डिफ़िकल्टी जो हमें समस्या होती है, हम वो समस्या कभी दूसरे को नहीं आने देते हैं। ऐसी विचारधारा सिखाते हुए होनी चाहिए। मैं जब ये काम कर रहा था या इस स्थिति में था तो मुझे कौन सी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी थी, उसको अगर आप याद करेंगे तो आप दूसरे के भावों को समझ पाएंगे कि उसको ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं आनी चाहिए, उसको आसान कार्य क्या देना चाहिए जिससे कि वो इसी चीज़ को आसानी से समझ सकें। तो जॉन लॉक ने कहा कि आपने जो प्रीवियस में सीखा होता है, जब आप उससे थोड़ा सा आगे जाते हैं तो आप कनेक्शन जोड़ते हैं इस प्रीवियस से सीखे हुए का, और फिर थोड़ा सा आगे जाते हैं तो इससे कनेक्शन जोड़ते हैं, तब जाके आज आप अपने आप को अभिव्यक्त कर पाने में समर्थ हो पाए हैं, जो कि आप कनेक्शन जोड़ते जोड़ते विषय को बृहद रूप से समझ पाने में समर्थ बन पाए हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम एक फॉर्मल डिसिप्लिन के रूप में, उसकी अपने क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डिसिप्लिन फिर से शब्द आ गया यहाँ पे, उस विषय के क्या नियम हैं, क्या उद्देश्य हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, क्या प्रकृति है, उसको समझते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं और प्रत्येक आगे बढ़ने वाले प्रकरण में हम अपने पिछले नॉलेज को याद रखते हैं तो हम एक विस्तृत ज्ञान की ओर बढ़ते चले जाते हैं। इसीलिए हम किसी भी जीवन में आने वाली समस्याओं को सॉल्व कर पाने में अपने को समर्थ समझ सकते हैं। जैसे आज कोई बालिका कह रही थी कि अगर हम में से कोई दूसरी टीम में लड़का लड़की नहीं आया है, दूसरी टीम से हम क्या किसी लड़के को ले लें? तो जीवन में हो सकता है आपको जहाँ नियुक्त किया गया है एज अ गर्ल्स टीचर,
वहाँ बॉयज़ ही बॉयज़ अध्ययन करते हों, अधिक मात्रा में बॉयज़ हों, तो वहाँ से क्या दूसरे स्कूल से हम लड़कियाँ पकड़ के लेके आएंगे कि भाई इनको डांस प्रैक्टिस करवानी है, इनको कंपटीशन में लेके जाना है, तो दूसरे विद्यालय वाले उधार दे दीजिए और जब हम कंपटीशन जीत के आ जाएंगे तो हम आपके बच्चों को फिर वापस भेज देंगे। हमें उस सिचुएशन को सीखना है जो भविष्य में फेस करने वाले हैं। इसीलिए हमको टास्क दिए जाते हैं कि उस टास्क में हम कितने अच्छे से और क्या कर सकते हैं। किसी बच्चे ने कहा कि वहाँ बहुत अच्छे अच्छे चले गए हैं, हमारे पास कोई भी अच्छा नहीं है, तो हम अपना मेजरमेंट हम खुद ही कैसे कर पा रहे हैं कि भाई हम अच्छे नहीं हैं। इसका अर्थ है हमने अपनी क्षमताओं को या तो पहचाना नहीं या हम पहले ही हार मानने वालों में से। जीवन में प्यारे बच्चों, कभी भी हार मत मानिए। हम अच्छा नहीं कर पाए, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ ये कथन, हम अच्छा नहीं कर पाए कोई बात नहीं, हमने प्रयत्न किया, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो हमारे अंदर जो हुनर है हम उसको परोसेंगे, उसको तराशने का प्रयत्न करेंगे और नहीं है तो उसको डेवलप करने का प्रयत्न करेंगे। इस उद्देश्य से को लेकर अगर आप चलेंगे तो आप अपनी पर्सनैलिटी में परिवर्तन होता हुआ देखेंगे, अन्यथा नहीं। तो पहले ही अपने आप को कम आंकना बंद कर दो। आप सब बहुत विशिष्ट हो और आप सब में बहुत हुनर है, किसी में ज़्यादा है तो किसी में कम है, लेकिन अपने हुनर को ऐसे मत वो कीजिए कि हम अच्छे नहीं और दूसरा बहुत अच्छा है। 19वीं सदी में जब हम प्रविष्ट हुए तो 19वीं सदी में आने के बाद हमारे पास 3 ऐसे दार्शनिक आए जिन्होंने 3 महत्वपूर्ण आधारों की बात की। पेस्टोलॉजी एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे, फिलोसोफर थे, जिनके शिष्य ने बाद में बहुत क्रांति ला दी थी शिक्षा के जगत में, और इनके शिष्य ने बाद में कहा कि किसी भी कार्य को यदि आप प्रोजेक्टिव मेथड से करते हैं, प्रोजेक्ट देते हैं किसी को कि भाई समूह में रहकर इस कार्य को करो, जैसे आज 5 समूह हमने बना लिए, प्रोजेक्ट दे दिया 1 वीक का टास्क, तो समूह में रहकर जब हम किसी कार्य को करते हैं तो इसमें हो सकता है अच्छा मैनेज करने की क्षमता हो, इसमें हो सकता है अच्छा सिखाने की क्षमता हो, इसमें हो सकता है अच्छा डांस करने की क्षमता हो सकता है इसमें अच्छे बोलने की क्षमता हो, इसमें अच्छे बजाने की क्षमता हो वाद्य यंत्रों को। तो अब इसका दायित्व है अपनी उस क्षमता को, इन चारों को सामान्यता जरा जरा कैसे देना है। अगर आप कल के कंपटीशन में वास्तविक रूप से बैठे हुए थे और ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो आपने देखना चाहिए था कि जो कल सामूहिक गान में फर्स्ट नंबर पर आए, आवाज़ आ रही है ना मेरी आपको सभी को स्पष्ट? जी मैम जी जी यस मैम आ रही है। जो समूह गान में फर्स्ट नंबर पर आए उन्होंने कहाँ से शुरुआत की और कैसे अपने पूरे ग्रुप को वो फर्स्ट नंबर पर लेकर आ गए, जबकि हमारे 4 समूह गान वहाँ पर हुए और वही उसमें विशिष्ट आ गए। केवल वेशभूषा को आप हटा दीजिए कि वेशभूषा उनकी बहुत अच्छी थी, बहुत परफेक्शन वाली थी। आप तब जीत जाते हैं जब आपके समूह में कोई एक सुदृढ़ व्यक्ति की पहचान आप कर लेते हैं कि हमारे समूह में ये सुदृढ़ व्यक्ति है और हमको इसके नियमों पर चलना है, ये निर्देश देगा हमको उसको फॉलो करना है, तब हम जीत जाते हैं। तो अगर कल आप देख रहे होंगे तो 10 लोग थे एक टीम में, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, उन 10 लोगों में 4 लोगों को इधर खड़ा कर दिया, 4 लोगों को इधर खड़ा कर दिया, और जो सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन थे उनकी टीम के, जिनकी वजह से टीम जीती, एक बालक था जो बहुत सुर में जिसने शुरुआत की और एक लड़की थी जिसने बहुत सुर में उसका साथ दिया और बाकी समूह में उनके साथ जुड़े हुए थे। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? जी ये समझ आ सभी रही। इंस्ट्रक्शन का क्या कर रहे थे, समूह में उस व्यक्ति को पहचानिए कि जो कंपटीशन हमसे मांगा गया है वो क्षमता किसके अंदर है, और वो व्यक्ति हमको गाइड करेगा, तो केवल हमें उसका पालन करना है, तब हम जीत सकते हैं। और हम अपनी चलाने लगे और उसको सुने ही ना, उसको कहें तुम ज़्यादा बन रहे हो,
तो बस बहस ही करते रह जाओगे, क्योंकि हर व्यक्ति एक दूसरे से बहुत उत्तम है और सब अपने हैम में रहोगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे। ठीक वैसे ही जैसे हमारी प्यारी सुमन और उनकी टीम सुबह से प्रैक्टिस करने पे लगी हुई थी, लेकिन शाम तक उसका कोई प्रतिफल नहीं मिला। वहीं अगर आप संगठन से संगठित होकर और एक के निर्णय को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते, अपने विचारों को देते हुए कि हाँ ऐसा किया जाना चाहिए, हम एक्सेप्ट करेंगे, तो आप कुछ ना कुछ देते चले जाते। फिर हम जीते कि नहीं जीते वो बात की बात है। लेकिन आप अगर उनको गौर से देख रहे होंगे तो उन्होंने अपने 2 कैंडिडेट टीम में इतने स्ट्रॉन्ग रखे हुए थे और उनको ही इन चारों ने फॉलो किया और उन 2 की वजह से टीम फर्स्ट आ गई। और अब परसों जो कंपटीशन ऋषिकुल मैदान में होगा वहाँ पर भी वो कॉम्पिटिट कर रहे होंगे और मुझे आशा है और पूर्ण विश्वास भी है कि वो जो स्टेट लेवल की कंपटीशन होगी उसमें वो पहुँच जाएंगे। तो अपनी प्रतिभाओं को कम मत समझिए। हर टीम जो कंपटीशन होता है मंच पे उसको देखिए आपने, चूंकि भविष्य में कई सारे जीवन में कंपटीशन करवाने हैं जहां आपको बच्चों को इन्वॉल्व करना है, तो उस मंच में देखिए कल को आप भी निर्णायक के रूप में रहेंगे। उस बारीकी को पहचानने का प्रयत्न कीजिए जिससे कोई टीम भावना को प्रदर्शित करते हुए जीत जाता है और सभी को जिता ले जाता है। कैसे करके कोई ऐसा कर जाता है। तो पेस्ट्रोलॉजी के शिष्य ने उस चीज़ को, उस थीम को दिया। साइकोलॉजी के में तो आप पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ फिलॉसफी में भी उनका वो मेथड पढ़ेंगे जिसे प्रोजेक्टिव मेथड कहा जाता है अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी। जॉन डीवी इनके शिष्य थे और जॉन डीवी ने प्रोजेक्ट मेथड का निर्माण किया जो आज शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से प्रयोग में लेकर आया जाता है। पेस्ट्रोलॉजी ने बात की ह्यूमन डेवलपमेंट की, द लॉ ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानवीय विकास के नियम। तो मानवीय विकास में उसका शारीरिक, उसका मानसिक, उसका नैतिक, उसका संवेगात्मक, उसका जो आध्यात्मिक है, उसका भाषात्मक, ये सारे, उसका सामाजिक, ये सारे विकास आ जाते हैं मानवीय विकास के लिए। एक संपूर्ण सर्वांगीण विकसित मनुष्य उसे कहेंगे जो शारीरिक रूप से पुष्ट हो, जो मानसिक रूप से पुष्ट हो, जो नैतिक रूप से पुष्ट हो, जो संवेगात्मक रूप से पुष्ट हो, जो भाषात्मक रूप से समृद्ध हो, जो भावात्मक रूप से समृद्ध हो, जो आध्यात्मिक रूप से समृद्ध हो, जो सामाजिक रूप से समृद्ध हो, जिसके हर पक्ष डेवलप हो चुके हैं और वो अपने को अब एडजस्ट कर सकता है। जहाँ जितना मुड़ना है वो उतना मुड़ जाता है और जहाँ जितने तने रहना है वो वैसे ही तने खड़ा हो सकता है। वो समायोजन करना सीख जाता है। अगर मुझे नहीं मिली ये चीज़ तो क्या मैं सरवाइव नहीं कर सकता हूँ? तो उसकी आत्मा उसे गवाही देगी, कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ इतनी ज़रूरी नहीं है कि आप मर जाओगे इसके बिना। तो आप वहाँ समायोजन करना सीख गए। अगर मैंने इस चीज़ को नहीं किया तो क्या इससे मेरे जीवन पे कुछ प्रभाव पड़ेगा? तो वो आपको जवाब दे रहा है बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा अगर आपने नहीं किया। तो आप सीख रहे हैं कि भाई मुझे और प्रयत्न करना सीखना चाहिए, अन्यथा जीवन क्लिष्ट हो जाएगा। समायोजन की प्रक्रिया सिखाता है। तो इन्होंने पहली बार ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की और आज पूरा का पूरा मनोविज्ञान जिस व्यवहार की बात कर रहा है वो इसी के पक्ष है, मानवीय विकास के पक्ष, इसी में साइकोलॉजी टिकी हुई है। दूसरा इन्होंने बात किया उन नियमों की जिन्हें लॉ ऑफ लर्निंग कहा जाता है, जिसमें आगे चलकर थॉर्नडाइक नामक मनोवैज्ञानिक ने कार्य किया और कहा अगर एक आदर्श अध्यापक बनना है तो सीखने के इन नियमों को अपने चरित्र में चरितार्थ कर लीजिए। आप जीवन में किसी भी परिस्थिति में हो, आप एक आदर्श अध्यापक बनकर ही स्थापित रहेंगे। तो इन्होंने कहा जो सीखने के नियम हैं उनको जो भी हम ट्रेनिंग देते हैं वहाँ उस ट्रेनिंग में उनको फोकस किया जाना चाहिए, उन पे बल दिया जाना चाहिए, जिससे कि वो ज्ञान, वो नॉलेज हमेशा के लिए स्थायी हो जाए। इसलिए सीखने के नियमों का पालन होना चाहिए। जब हम लर्निंग यानी सीखना नामक प्रकरण पढ़ेंगे तो वहाँ लॉ ऑफ लर्निंग पर विशेष चर्चा हमारी रहेगी और उसको आपने वैसे ही संभाल के रखना है जैसे आप अपने पर्स में
किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज को संभाल कर रखते हैं, वैसे अपने मस्तिष्क, अपनी आत्मा और अपने मन में लॉ ऑफ लर्निंग को आपने कलेक्ट करके रखना है। उसके बाद आपके पास आए हर्बार्ट। ये ऐसे फिलोसफर थे जिन्होंने रुचि की बात की। हम किसी भी चीज़ को तब सीखते हैं जब हमारी उसमें रुचि होती है, और अगर रुचि नहीं है तो रुचि को जगाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके लिए आवश्यक है। आप में से जो कंटिन्यू क्लास में जुड़ रहा होगा वो समझ रहा होगा कि मैडम क्या कहना चाह रही है, और जो क्लास में कभी कभी जुड़ रहा होगा उसको समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि मैडम क्या पढ़ा रही है। सही है या गलत है? सही है। सही है। तो रुचि तो हमें ही जगानी पड़ेगी, और जब तक रुचि नहीं जगेगी तब तक हम समझ नहीं पाएंगे इस प्रकरण को। जो मैंने अभी आपकी इतनी कक्षाएं ले ली हैं, आप बिना रुचि के समझ ही नहीं सकते हैं। फिर आपको मैं रोज़ कितना रिपीट कर रही हूँ, आप देख रहे होंगे। जब भी हम प्रकरण को प्रारंभ कर रहे हैं, मैं फिर से शुरू से चलकर और फिर से वहाँ पे तक आ रही हूँ जहाँ पे तक मैं पढ़ा चुकी हूँ। क्यों कर रही हूँ मैं ऐसा? कि और अच्छे रिवीजन हो सके, सब समझ सके बढ़िया तरीके से। और सब समझ सके बढ़िया तरीके से, आपने कहा। तो जो कभी कभी जुड़ रहा है वो कैसे बढ़िया तरीके से समझेगा? उसे क्या पता कि क्या चल रहा है? आप एक क्रमबद्धता से जोड़ते हुए पढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? क्रमबद्धता का ध्यान रख रहे हैं, ताकि हम अपने प्रीवियस नॉलेज को ध्यान में रख सकें कि हम कहाँ से चले हैं और कहाँ पहुँचे और क्यों पहुँचे हैं हम, और ये दूरी हमने क्यों तय की, किस चीज़ को समझने के लिए तय की, और उससे जुड़ते हुए आप आगे के नॉलेज को कनेक्ट कर सको। क्लियर? उसके बाद हमारे पास इन्होंने दूसरी बात कही, वो था आत्म, वो जो मैं आपको कह रही हूँ, जब तक आत्म संप्रत्या, आत्म रुचि का जागरण नहीं करोगे, मैं कुछ भी आपसे करा लूँ, आप कुछ नहीं सीख सकते हो, ना कुछ कर सकते हो। आत्मबोध का होना आवश्यक है। आखिर मैडम ना छुट्टी देख रही है, ना सुबह देख रही है, ना शाम देख रही है, और मैडम हर दिन हमारे लिए कक्षा में उपस्थित हो रही है और हमको भी ज़बरदस्ती कक्षा में जुड़ने के लिए कह रही है। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा क्या है इसमें? बताइए मुझे, ऐसा क्यों हो रहा होगा? ताकि हम एक अच्छे अध्यापक बन सके और किसी का भविष्य हमारे कारण दुरुपयोग न हो सके। केवल एक रिस्पॉन्स आया। जुड़े हुए तो मुझे 20 लोग दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से मैम मुझे असल जी मैम, मैं ये कह रहा था कि आप अपना 100% हमको देना चाहें कि जितना आपको ज्ञान है उसने में से कोई कमी न रह जाए। तो मैं अपनी तरफ से पूर्णता से आपको दे रही हूँ। अब ग्रहण करने का हमारा विषय है। और कोई अन्य? केवल 2 रिस्पॉन्स आए। भाई हम सुबह शाम जुड़ रहे हैं, छुट्टी में जुड़ रहे हैं, छुट्टी भी नहीं देख रहे हैं, तो कई लोगों के मन में तो गुस्सा ही भरा हुआ होगा कि भाई देखो मैडम तो जब देखो बस हमको पकाने पे लगी हुई है। तो क्यों मैडम इतना पका रही है? ये विचार आता है कि नहीं आता है? आता है। मेरे चाचा जी कहते थे कि ऐसे पकाना चाहिए बच्चे को कि वो निखर कर सोना बन सके। तो तपाया ऐसा जाए कि निखर के सोना बन जाए। हाँ बताइए, कुछ बोल रहे थे बच्चे आप, सूरज। मैम मैं ये बोल रहा था कि आप हमें इसलिए इतना जो मतलब ये सब पढ़ा रहे हो कि जिस बच्चे का भविष्य हमारे हाथ में आएगा वो बहुत मतलब अच्छा बन सके, खराब ना हो किसी का भविष्य। जब हम किसी विद्यालय में पढ़ाएंगे तो जिस भी विद्यालय में पढ़ाएंगे, जैसे हम 6वीं से 12वीं तक पढ़ाएंगे, तो जो बच्चे रहेंगे उन्हें हम बहुत अच्छा ज्ञान दे सके
जिनका उनका भी भविष्य बहुत सुंदर बन सके। तो उनके भविष्य को बनाने वालों का भविष्य सुंदर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। तो ये आपके भविष्य के निर्माण के लिए आवश्यक है। आपका भविष्य बनेगा तब आप किसी का भविष्य क्या कर पाएंगे? बना पाएंगे। ये सब चीज़ें इसलिए आपको बार बार रिपीट करवाई जा रही हैं, इसलिए बताई जा रही हैं, या छुट्टी में भी इसलिए वो किया जा रहा है। अब आप जीवन के जिस भी कंपटीशन से गुजरेंगे वहाँ ये प्रश्न पत्र आपके साथ चलता रहेगा। आप अध्यापक बनने की दौड़ में जहाँ जहाँ होंगे, इंटरव्यू में होंगे या कंपटीशन के हॉल में होंगे या पेपर की तैयारी कर रहे होंगे, किसी अन्य उपाधि को धारण कर रहे होंगे शिक्षक बनने की, वहाँ ये प्रश्न पत्र आपका पीछा नहीं छोड़ेगा बाजीवन। जब तक नौकरी ना लग जाओ और जब तक रिटायर ना हो जाओ तब तक ये विषय अब आपसे जुड़ चुका है। और अगर ये आपसे जुड़ा है, क्यों जुड़ा है? क्योंकि ये बात कर रहा है व्यवहार की, और आपने न जाने जीवन में कितने तरीके के व्यवहारों को फेस करना है। कभी कोई अच्छा व्यवहार करने वाला होगा तो कभी हो सकता है बहुत बुरे व्यवहार वाला हो, कभी कोई सभ्य व्यवहार करने वाला होगा तो कोई असभ्य व्यवहार करने वाला होगा, कभी कोई सामान्य व्यवहार करने वाला होगा तो कोई आक्रामक व्यवहार करने वाला होगा, कोई सामाजिक व्यवहार करने वाला होगा तो कोई असामाजिक व्यवहार करने वाला होगा। समझ रहे हैं आप? और उस व्यवहार को हम कैसे फेस कर पाएंगे, क्योंकि मैं एक टीचर के रूप में स्थापित होना चाहता हूँ, उस व्यवहार को हम किस तरीके से समायोजित कर पाएंगे, क्योंकि मैं एक अध्यापक बनने वाला हूँ, उस व्यवहार को किस तरीके से परिष्कृत कर पाएंगे, क्योंकि मैं अध्यापक हूँ, उस व्यवहार को किस तरीके से समायोजित कर पाएंगे, क्योंकि मैं समाज का रखवाला हूँ। ये सारे विचार जब आपको परेशान करने लगेंगे तो उस समय ये प्रश्न पत्र ही आपका सहयोग करेगा उन सारी चीज़ों को फेस करने के लिए। इसीलिए मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आपको उक्त मनोवैज्ञानिक की लिखी हुई किताब को अपने पास आजीवन सुरक्षित करके रख लेना है और उसका अध्ययन करते रहना है। जब भी जीवन में कहीं डगमगाओगे, कहीं चरमराओगे, कहीं फंसा हुआ महसूस करोगे, कक्षा कक्ष की परिस्थितियां हो, विद्यालय वातावरण की परिस्थितियां हो, आपके सहयोगी के साथ की परिस्थितियां हो, कक्षा में छात्र और अध्यापक की परिस्थितियां हो, छात्र छात्र की परिस्थितियां हो, शिक्षक समाज की परिस्थितियां हो, वहाँ वो किताब आपके लिए अस्त्र का काम करेगी। तो इतना जब मैंने आपको कह दिया तो इसका अर्थ है ये आपको पहले निर्मित करेगी, और जब आप इससे निर्मित हो चुके होंगे तब आपके द्वारा किसी अन्य का निर्माण उसको समझते हुए किया जाएगा। जब मैंने अभी कहा कि 3 वर्ष के बालक को समझो पहले, कि तुमको क्या 3 वर्ष में लघु सिद्धांत कौमुदी किताब दिखाकर बता दिया गया था कि बेटा अब इसके अंदर जो एक एक अक्षर है उसकी विभक्ति कर कर तुमने इसको पूरा अपने मस्तिष्क के अंदर डालना है। उसको कभी भी डिफ़िकल्ट नॉलेज आप पहले शो नहीं करते हो, उसके लिए उसका कोई महत्व ही नहीं है। लेकिन वही आप शास्त्री में पढ़ने वाले बच्चे के लिए कहोगे कि आप सिद्धांत कौमुदी को पढ़िए, उत्तर मध्यमा में पढ़ने वाले बच्चों को कहिए आप लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कीजिए, उन आचार्य के पास जाइए, वो रात्रि को भी कक्षा लेते हैं, वहाँ जाकर उनसे ज्ञान अर्जित कीजिए। आपने जो हरिद्वार में एक बालक है आपके विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ, एकलव्य हरितोष, नाम सुना है आप लोगों ने? जी मैम। क्या काम करता है लड़का? वो वक्ता है मैम, मेरे साथ ही पढ़ा हुआ है। मेरे साथ ही पढ़ा मैम। आप लोगों के साथ पढ़ा है ना? तो क्या उसका बैकग्राउंड संस्कृत था? जी जी बिल्कुल भी नहीं। वो हरिद्वार पढ़ा हुआ है मैम।
हरी भारती विद्यालय से पढ़ा हुआ है। उसने इंग्लिश मीडियम एजुकेशन ले रखी है और बहुत अच्छा अंग्रेजी का जानकार है। उसके पिता व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, लेकिन उसको एक अच्छा जो कहते हैं, जो क्या करते हैं, वो भागवत वगैरह करते हैं, वो बनाने के लिए उसको उन्होंने स्पेशली जो व्याकरणाचार्य हैं उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के, जो वर्तमान में BHU में चले गए हैं, उनके यहाँ उनके घर पर उनके पास स्पेशल एजुकेशन लेने के लिए उसको भेजा गया कि इस विषय की गंभीर और गहन जानकारी आप लीजिए। कुछ उसका पारिवारिक परिवेश भी था, वो वातावरण उसे मिला, लेकिन उसको संपूर्ण परिवेश देने के लिए मैं देखती थी उसके पिताजी उसको खुद छोड़ने आते थे विश्वविद्यालय में। वो विश्वविद्यालय में भी अध्ययन करता था, उसके पश्चात वो घर में उनके यहीं उनके मकान में गुरुजी किराए में रहा करते थे और वहीं उसको भी वो नॉलेज दिया करते थे व्याकरण का। और आज वो इतने अच्छे से, आप जानते हैं, बचपन से ही उसके अंदर वो प्रतिभा थी कि वो मंच पे बैठकर बहुत अच्छे से जो हमारा वैदिक ज्ञान है वो सबको प्रदान किया करता था। उसकी उस प्रतिभा को पहचान कर, उस शक्ति को पहचान कर, उस शक्ति को उसकी विश्व प्रसिद्ध प्रतिभा बनाने के लिए उसके पिता ने उसको सारा वातावरण दिया और उस बालक ने भी उतना ही गहन परिश्रम किया, क्योंकि बिना परिश्रम के, बिना आत्म ज्ञान के, बिना आत्म अंडरस्टैंडिंग के कि ये मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण होने जा रहा है, जब तक हम ये नहीं समझते हैं तब तक हम किसी चीज़ को नहीं समझ सकते हैं। ठीक वैसे ही जब तक आप स्वयं नहीं समझेंगे, स्वयं जागृत नहीं होंगे कि मेरा अध्यापक बनना समाज के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, मुझे शिक्षक ही क्यों बनना चाहिए, फिर माता ने मुझे ज़बरदस्ती कह दिया, पिताजी ने ज़बरदस्ती B.Ed करने के लिए कह दिया, या मित्रों की चाहत में मैंने इसको कर लिया है, आ गए हो अब इस मंच पे, अब आपको आपकी डेस्टिनी ने चुन लिया है, तो अब आपको अपने आत्म जागृति करनी ही होगी, आत्म ज्ञान को जागृत करना होगा, आत्म संप्रत्य को जागृत करना होगा, ताकि आप समझ सकें कि ये चल क्या रहा है, इन 2 वर्षों तक क्या क्या होगा और क्यों हो रहा है और किस लिए इस चीज़ को किया जा रहा है। न छुट्टी का ध्यान दिया जा रहा है, न सुबह का ध्यान दिया जा रहा है, न शाम का ध्यान दिया जा रहा है, जबकि इससे पहले जीवन में ऐसा कुछ नहीं था। छुट्टी का मतलब छुट्टी था, और छुट्टी नहीं भी होती थी तो भी हम छुट्टी ले लेते थे। लेकिन अब छुट्टी लेने के लिए भी हमें पूछना पड़ रहा है कि भाई छुट्टी लें या ना लें। आज एक बालक आया, आयुष, तो उसने कहा उसकी माताजी को कल डॉक्टर को दिखाना है, तो मैं अवकाश जा सकता हूँ। तो उसको कहा गया कि भाई चयन आपका है, आपको पारिवारिक दायित्व भी निभाना है, आपको प्रशिक्षण का दायित्व भी निभाना है, आप चयन कीजिए कि आप कल आकर फिर अवकाश लेकर, अर्ध अवकाश लेकर फिर जाइए, फिर वापस आ जाइए, क्योंकि आपकी टीम आपके बिना कमज़ोर हो जाएगी। एक सदस्य का कम होना टीम का कमज़ोर होना है, और आप जान चुके हैं कि हमको 7 कंपटीशन में प्रतिभाग करना है। अब बालक का अपना विवेक है, हमने उसको संकेत दे दिया कि आपको जीवन में कई बार 2-2 दायित्वों का निर्वहन करना पड़ेगा, तो दोनों जगह कैसे हमको उचित तरीके से अपना प्रदर्शन करना है, इसका चयन हमको करना है कि दोनों तरफ दायित्व निभाए जा सकें, कोई भी पलड़ा मेरा हल्का ना पड़े। आप में से कई विद्यार्थी जब अपने शिक्षा का भार स्वयं ग्रहण करते हैं तो मॉर्निंग में यदि विश्वविद्यालय आ रहे हैं तो शाम के समय वो पूजा अर्चना पे कहीं जाते हैं, ताकि वो आर्थिकी भी कमा सकें, क्योंकि उसी आर्थिकी से उन्हें खाना भी है, पढ़ना भी है, अपना खर्चा भी उठाना है। तो सोचो, दोनों पलड़ों को अगर कोई जीवन में बैलेंस कर ले जाता है, वो जीवन में सरवाइव कर ले जाता है। और जिसका एक पलड़ा मजबूत और दूसरा हल्का हो जाता है, वो आधे रास्ते में चलकर डगमगाने लगता है। तो आप जीवन में कभी डगमगाओ नहीं, इसीलिए इस विषय की सुदृढ़ता आपके लिए सुनिश्चित की जाती है कि इसका जो ज्ञान है,
वो आप सामान्यतः समझ सके, चूँकि मैं 1.5 घंटे 2 घंटे आपको पढ़ाकर सारा ज्ञान नहीं दे सकती हूँ। साइकोलॉजी ये कहती है कि टीचर 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितना भी पढ़ा ले, उसने पढ़ाए हुए में से बच्चे के मस्तिष्क में से 100% में से यदि हम देखते हैं तो वो केवल 25% ही ग्रहण करता है। 75% मेहनत उसे खुद करनी होती है। तो सोचो, मैं तो 100% दे रही हूँ, लेकिन आप उतने में से 25% ही ग्रहण कर रहे हो। बाकी उसको 100 करने के लिए 75% आपको सेल्फ से करनी होगी। इतने से लिमिटेड समय में मैं इसका गूढ़ ज्ञान आपके पास दे दूँ, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन मैं आपको दे रही हूँ इसका सामान्य ज्ञान। जब मैं कह रही हूँ कि इन्होंने ये चीज़ की, ऐसी चीज़ की, तो अब उसके अंदर अगर विशिष्ट तरीके से जानना है तो आपको उसका अध्ययन स्वयं से ही करना होगा। तो जब भी जो शिक्षक पढ़ाता है उसका 25% हम ग्रहण करते हैं, बाकी 75% विद्यार्थी स्वयं से करते हैं, और तब जाके वो 100% तैयारी कहलाती है। तो ज़्यादा मेहनत किसे करनी है? किसे ज़्यादा मेहनत करनी है? किसके पास ज़्यादा % है? हमें। आपको करनी है ना, क्योंकि आपको उसे स्थायी बनाना है। और टीचर को इतनी मेहनत करनी पड़ गई होगी इस 25% को आपको देने के लिए, क्योंकि आप लेने के लिए तैयार ही नहीं है। तो वो कितनी मशक्क़त उसे करनी पड़ती है। 1.5 घंटे से मैं केवल इस 25% के लिए आपको क्या कर रही हूँ, लेक्चर दे रही हूँ, जबकि 100% कोई भी ग्रहण नहीं कर सकता है जो चीज़ बताई जाती है। क्लियर? और ये साइकोलॉजी ने प्रैक्टिकल करके, इसको प्रूफ करके इस कथन को दिया था। आगे चल के इसीलिए अपने आत्म कॉन्शियसनेस को, सेल्फ कॉन्शियसनेस को जागृत कीजिए और सब्जेक्ट से कनेक्ट होने का कार्य कीजिए। लास्ट में फ्रॉबेल, जिनकी हमने चर्चा की, किंडरगार्टन विधि, इन्होंने इस मेथड को डेवलप किया और इस विधि को आपको आवश्यक रूप से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये वेरी 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 इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको पूछी जाती है, फिर वो टीटी का हो या फिर वो इंटरव्यू आपका हो। और इन तीनों ने आपके जो थ्योरी ऑफ फैकल्टी का था उसको क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया, उसको अस्वीकृत कर दिया कि फैकल्टी जैसा कोई तत्व नहीं होता है। आगे चलकर 19वीं और 20वीं सदी में जब हमने प्रवेश किया आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान में, तो हमें ज्ञान देने के लिए आए विलियम जेम्स, जिनकी चर्चा हमने पूर्व में भी की है, जिन्होंने आपकी द्वितीय मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना की थी। किस जगह की थी? द्वितीय मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस जगह स्थापित की गई? तो द्वितीय की जगह चलो पहला ही पूछ लेते हैं। पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने और कब स्थापित की? मैम चिकागो में की गई थी पहले, जॉन डीवी द्वारा। जॉन डीवी द्वारा, वेरी गुड। किसने रिस्पॉन्स किया ये? राज। और कोई अन्य? जॉन डीवी थे वो? विलियम वुंटे थे शायद मैम। तो शायद नहीं होना चाहिए, कंफर्मेशन होना चाहिए। जब प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसमें शायद की गुंजाइश नहीं है। मैंने आपको तब भी कहा कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होने का तात्पर्य ही है कि वो आपको अब स्पष्ट रूप से समझ में आकर याद होना चाहिए था। अब हम यहाँ पहुँच गए और मैं पिछला आपसे पूछ रही हूँ, तो ये तो भाई चिंता का विषय हो गया। आप मुझे चिंता में डाल रहे हो कि मुझे आपकी कक्षा पे लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए आगे कंटिन्यू।
जब पढ़ रहे होते हैं तो नोटबुक हाथ में होती है या नहीं होती है, या इधर उधर लेट कर घूम कर फिर पढ़ रहे हो कक्षा को? तो बताओ अब आगे कक्षा लेनी है या नहीं लेनी है? कक्षा को आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना? कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है।